हॉट स्टॉक्स में सर आज हमारा फोकस है तिमाही नतीजों को लेकर। तिमाही नतीजे पूरे हो चुके हैं, यानी कि पिछले शुक्रवार को ही हमने देखा था लास्ट लेग ऑफ जो नंबर्स थे वो आए थे, जिस पर बाजार ने कल रिएक्शन दिया है। और इसके ऊपर अब एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। उन्होंने पूरा सम अप किया है रिजल्ट सीजन को, और उनका ये कहना है कि Q4 में यानी कि चौथी तिमाही में निफ्टी 50 कंपनियों की जहाँ तक बात है तो इनका मुनाफा 3% बढ़ता हुआ दिखा है। चौथी तिमाही लगातार है जहां पर सिंगल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि 10% से कम मुनाफे की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन इस तिमाही की जहां तक बात है तो एक्सपेक्टेशंस भी कम थी, केवल 2% अर्निंग्स ग्रोथ का अनुमान था, यानी कि निफ्टी 50 कंपनियों का मुनाफा 2% बढ़ने का अनुमान था और उसके मुकाबले 3% की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि निफ्टी 50 कंपनियों ने, लार्ज कैप्स में जो बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने बाजार की जो उम्मीदें हैं उनको बीट किया है, उन पर खरा उतरे हैं। और ख़ास तौर पर जो 5 बड़े कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं निफ्टी 50 कंपनियों में भी, उनके अगर आप नाम देखेंगे तो उसमें भारती एयरटेल, HDFC बैंक, ICICI बैंक, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, ये कंपनियां हैं जिनका नंबर्स में या अर्निंग्स को सपोर्ट करने में, निफ्टी कंपनियों की जो मुनाफे की ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने में इन 5 कंपनियों का सबसे ज़्यादा योगदान देखने को मिला है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट बता रही है कि नतीजों के लिहाज से एक तो लार्ज कैप्स और दूसरा 13 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है या तो फिर अच्छे नंबर्स दिए हैं। आपका सर क्या टेक है पूरा ओवरऑल, अगर हम रिजल्ट सीजन का निचोड़ निकालें तो? जनरली मिड कैप स्मॉल कैप के रिजल्ट्स ट्रैक करता हूँ क्योंकि वहां ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में कचरा बहुत होता है, तो ग्रोथ स्टॉक्स रिजल्ट के बेसिस पे निकलते हैं। मैं वहीं ज्यादा ट्रैक करता हूँ। तो इस क्वार्टर में एटलीस्ट रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। बहुत सारी कंपनीज की मार्जिन्स ग्रोथ अच्छी हुई है, सेल्स ग्रोथ मार्जिन अच्छी हुई है, और सेल्स जहाँ दोनों चीज अच्छी है वहाँ ईपीएस बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। जहाँ सेल्स ग्रोथ स्टैग्नेंट भी है और मार्जिन सुधरा है वहाँ ईपीएस ग्रोथ अच्छी है। तो जो 2 क्वार्टर से दिक्कत आ रही थी वो एटलीस्ट इस क्वार्टरली रिजल्ट में जो जो आए हैं उनके ठीक आए हैं। तो लार्ज कैप में तो ठीक ही है, बट मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप के अच्छे आने जरूरी होते हैं, तभी मार्केट में माहौल बनता है। तो माहौल बनने वाले रिजल्ट्स आए हैं, तो मैं मान रहा हूँ कि अगले 2 4 6 महीने मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी लौट सकती है। चलिए, आपकी इस बात से मोतीलाल ओसवाल ने भी इत्तेफाक रखा है। सर मैं आगे आपको डिटेल्स बताता हूँ, ज़रा सेक्टर्स देख लीजिए कहाँ से जो नतीजे अच्छे आए हैं निफ्टी 50 कंपनियों के, उनको सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। एक है मेटल्स और दूसरा OMCs। इनका मुनाफे में सबसे ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिला। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो PSU बैंक्स, ऑटो, हेल्थ केयर, इनसे भी निफ्टी को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। लेकिन सपोर्ट साथ ही साथ आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स से भी इस बार मिलता हुआ दिखा है। तेल गैस, OMCs को छोड़ दीजिए, जो बाकी तेल गैस कंपनियां हैं, जो तेल गैस सेक्टर है, वहाँ से निराशा लगी है या फिर वहाँ पे नंबर्स में हमने दबाव देखा है। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं और कंज्यूमर साइड के नंबर्स हैं, और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो सीमेंट, ये ऐसे पैक हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमने दबाव काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ दिखा है। कुछ कंपनियों की बात भी की गई है मोतीलाल ओसवाल की ओर से, जिनके नतीजों से निराशा हुई। उसमें इंडसइंड बैंक घाटा आया था, ONGC नंबर्स गिरकर आए थे मुनाफे के फ्रंट पर, SBI, ग्रासिम और कोटक महिंद्रा बैंक। तो सेक्टोरली सर ये कह रहे हैं कि मेटल और OMCs बहुत अच्छे रहे। PSU बैंकों ने सपोर्ट किया, ऑटो, हेल्थ केयर, यहाँ से भी काफ़ी अच्छी मदद देखने को मिली। लेकिन तेल गैस, OMCs को छोड़ के जो बाकी कंपनियां हैं और जो निजी बैंक, कंज्यूमर स्टॉक्स हैं, सीमेंट स्टॉक्स हैं, इन पर दबाव देखने को मिला। तो लार्ज कैप में देखा जाए तो आपका ओवरव्यू क्या रहा है सर? आपने कैसे असेस किया नंबर्स को? सर ओएमसी के तो ठीक आए हैं, बस ओएमसी में वापस से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी लौटनी चाहिए। आईओसी ने बोला ही है 1 ट्रिलियन का रेवेन्यू करेंगे और ये सारी चीजें, तो मेरे हिसाब से ओएमसी ठीक लग रहे हैं। ऑयल एंड गैस रिलेटेड सेक्टर ठीक करना चाहिए। दोनों के लिए थोड़ा पॉजिटिव है। क्रूड एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल से ऊपर आ रहा है, तो रिफाइनरी कंपनी के लिए भी ठीक रहना चाहिए। इतना भी नहीं बढ़ गया है कि ओएमसी को दिक्कत हो, एक नॉर्मल रेंज में है, तो ओएमसी के लिए भी फायदा होना चाहिए। तो जो प्रॉब्लम होती है, एक के लिए बहुत पॉजिटिव, एक के लिए बहुत नेगेटिव, मीडियम पे चल रहा है क्रूड ऑयल, दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो बहुत ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, नंबर्स में अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें जिन्होंने यह ज़्यादा निराश किया है इस बार तिमाही में, एक तो है इंडसइंड बैंक, जिनके घाटा आया, एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन जितना घाटा एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज़्यादा आया था। ONGC के मुनाफे पर प्रेशर आया क्योंकि क्रूड गिरा। कोटक महिंद्रा बैंक, SBI और ग्रासिम, ये कुछ नंबर्स हैं जो कि डिसअपॉइंटिंग रहे हैं इस बार, या फिर जिनके नंबर्स पर काफ़ी दबाव रहा है। इन 5 स्टॉक्स को लेकर सर आपका व्यू क्या है नंबर्स के हिसाब से देखें तो? तो इंडसइंड बैंक तो हमने डिस्कस किया ही था कि खराब रिजल्ट आए हैं, लेकिन उसके पहले इतनी गिरावट हो चुकी है कि वीक लॉन्ग्स, ये वीक शॉर्ट्स अब ट्रैप होंगे 800 रुपए के ऊपर। और जैसे ही 800 रुपए निकला, 824 रुपए तक आ गया,
फिलहाल थोड़ा सा साइडवेज है पिछले 5 दिन से। इवेंचुअली जब मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएगा तो 926 रुपए तक निकल जाएगा। तो मेरे को इंडसइंड बैंक ठीक लग रहा है, एसबीआई अच्छा लग रहा है, ग्रासिम हैंडल डेवलप करने नीचे आया है, जब कंप्लीट कर लेगा तो 2830 तक ऊपर निकल जाएगा। कोटक बैंक 1620 रुपए पे हमने बाई दिया था जब वीकली पे बॉक्स लो फेल हुआ था, वहां से ऑल टाइम हाई बना चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग में है। प्रॉफिट बुकिंग में 1990 तक आ सकता है। ओएनजीसी मेरे को हमेशा से कभी अच्छा नहीं लगा है, अभी भी चार्ट मेरे को बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। 211 रुपए तक नीचे आ सकता है। तो इन पूरे में ग्रासिम बहुत बेहतरीन लग रहा है, बट क्लियर एविडेंस जब 2830 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा, क्लियर कट बाइंग और क्लियर एविडेंस हो जाएगा। फिलहाल प्रीएम्प्टिव बायर्स के लिए जोन है बाई करके रखने की। इंडसेंड पंटिंग प्ले है, 926 तक जा सकता है जब तक 800 रुपए के ऊपर टिका है। एसबीआई 19-20 ठीक है, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छे हैं तो मैं उसको छोड़ दूंगा। बाकी दो स्टॉक्स नहीं अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अभी जो डिबेट है ना सर, इंडसइंड बैंक या फिर एसबीआई को लेकर नहीं है, डिबेट है निजी बैंकों को लेकर और जो सरकारी बैंक है उनको लेकर। उसमें भी खास करके जो मिड कैप पीएसयू बैंक्स हैं, जिसमें आईओबी है, सेंट्रल है, पीएसबी है, या फिर आप इंडियन बैंक देखिए, यूनियन बैंक देखिए, यूको बैंक देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, ये सारे बैंक में हम देख रहे हैं कि पॉलिसी से पहले काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ दिख रहा है। तो आपने एसबीआई की बात करी, इंडसइंड की बात करी, ये जो मिड कैप पीएसयू बैंक्स हैं उनको लेकर आपका क्या व्यू है, स्पेशली जो कल मूव आया था उसके बाद? तो देखिए, पीएसयू बैंक इंडेक्स में ब्रेकआउट आया है 6845 पे, 7248 का टारगेट है, 7150 पे खड़ा है, तो 100 पॉइंट और पीएसयू इंडेक्स चल सकता है। उसमें सारे स्टॉक्स और 4-5% मूव दे सकते हैं, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली मिसिंग है। वीकेस्ट काउंटर्स हैं तो मैं नहीं छेड़ रहा हूं। इसमें कैन बैंक देख सकते हैं और एसबीआई देख सकते हैं, इसके अलावा मेरे को कोई भी स्टॉक नहीं पसंद है। कैनरा बैंक और एसबीआई? कैन बैंक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फैमिली पोर्टफोलियो में नीचे, बहुत नीचे से है, और इस पे मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर हाई लगना है ऑल टाइम हाई तो पहले कैन बैंक में लगेगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो पीएसयू बैंकों में एक हो गया कैनरा बैंक और दूसरा एसबीआई, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इंडसइंड बैंक के नतीजे खराब थे, लेकिन 926 तक ये भी स्टॉक जाता हुआ नज़र आ सकता है। और कोटक महिंद्रा बैंक में तो मुनाफा वसूली चल ही रही है, 1990 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। सर, ग्रासिम में आपने कहा कि आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि इन्हीं लेवल्स के आसपास खरीदारी कर लें। इसके टारगेट स्टॉप लॉस अगर आप शेयर करें? अगर 4-6 महीने आपको दिक्कत नहीं होती है कि धीरे धीरे चले, या 2-4-6 हफ्ते रुक जाए और एकदम साइडवेज हो जाए, तब तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। आपको अपफ्रंट 200-300 रुपए मिल जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट 2830 के ऊपर है, तो अपफ्रंट 300 रुपए तो आप कमा ही लेंगे। बाकी लोग ब्रेकआउट के बाद, जब मोमेंटम प्लेयर मेरे जैसे होते हैं, वो ब्रेकआउट के बाद घुसेंगे, तो उनके पहले आप 300 रुपए प्रॉफिट में रहेंगे। तो अगर प्रीएम्प्टिव लेना है तो बिल्कुल लिया जा सकता है। तो 2830 का टारगेट है आप कह रहे हैं? 2830 का ब्रेकआउट है, वहां तक पहुंच के ब्रेकआउट लेगा, फिर 32 हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप मान के चलिए कि कोई अगर यहाँ पे लेता है 2526 पर, तो 2830 पे ब्रेकआउट है और उसके बाद फिर 3200 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो अगर कोई ब्रेकआउट तक भी यहाँ से होल्ड करता है तो 300 रुपये तो तब भी बन जाएंगे, और 3200 रुपये तक होल्ड करता है तो फिर तो 700 रुपये के आसपास के अपसाइड बन सकती है। अभी कोई एंटर करता है सर 2515 2516 के आसपास, तो क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए उस केस में? सर, यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिप के लिए रेडी रहिए। अगर 2470 तक आता है तो ऐड कीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका 2430 रुपए का रहेगा। 2430, तो आप 4 से 6 महीने के लिए जब खरीदारी कर रहे हैं तो 2470 तक खरीदारी करें, फिर इस तरह से सर नोट करना होगा, और उस केस में आपका 2430 का स्टॉप लॉस होगा, और 2830 और 3200 तक के टारगेट्स के लिए आप ग्रासिम में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो प्रीएम्प्ट करके आपको यहाँ पे खरीदारी करनी है। ये सबसे बढ़िया स्टॉक है जो कि अभी तक के स्टॉक डिस्कस हुए हैं उनमें से निकल के सामने आया, जिस पर आप 2470 तक, यानी कि यहाँ से थोड़े से डिप तक आप खरीदारी कीजिए। 2430 आपका स्टॉप लॉस होगा, 2830 और उसके साथ साथ 3200 तक के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। अब जरा सर आपकी बात पर आते हैं, आप ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर फोकस करते हैं। इस रिपोर्ट में उसका भी वर्णन है, उसका भी मेंशन है। ये रिपोर्ट बता रही है कि लार्ज कैप और मिड कैप के जो नतीजे हैं वो अनुमान से बेटर रहे हैं, और स्मॉल कैप कंपनियों के जो नतीजे हैं वो अनुमान से कमज़ोर रहे हैं। 59 लार्ज कैप कंपनियों के मुनाफे की जो ग्रोथ है वो 10% रही है, क्योंकि 10% का ही अनुमान था, और 10% वाले ग्रोथ की बात करें तो 89 मिड कैप साइड की कंपनीज है जो कि मोतीलाल ओसवाल के यूनिवर्स में है। इन्होंने 19% की ग्रोथ दर्ज की है मुनाफे में, और 10% का अनुमान था यहाँ पर। अब आइए स्मॉल कैप में, 122 स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजे अनुमान से कम रहे हैं। 39% ये रिपोर्ट बता रही है कि स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजे अनुमान पर खरे नहीं उतरते हुए दिखे हैं। 21% लार्ज कैप, 25% मिड कैप कंपनियों के नतीजे भी अनुमान से कम रहे हैं, लेकिन ये तादाद
स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा है जहां पर हमने अनुमान से खराब नंबर्स आते हुए देखे हैं। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2/5 ऑफ द कंपनीज स्मॉल कैप स्पेस में अनुमान से खराब नंबर्स इनके देखने को मिले हैं। तो सर मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप के नंबर्स तो अनुमान से बेटर रहे हैं, जैसा आप इंडिकेट कर भी रहे थे। ज़्यादातर स्मॉल कैप्स ने ही परेशान किया है, या फिर जहाँ पर अनुमान से खराब नंबर्स आने की जो एक मात्रा है, संख्या है, वो स्मॉल कैप में ज़्यादा देखने को मिली है। तो इस रिजल्ट सीजन को सर एक बेस बनाकर अगर कोई चले तो क्या मान के चलें कि स्मॉल कैप्स में बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है? तो देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप को अगर आप हर्ड मेंटालिटी की तरह ट्रेड करेंगे तो दिक्कत में रहेंगे। ये हर्ड मेंटालिटी वाले स्टॉक्स नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे ग्रोथ अच्छी आ रही है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, उनकी एक वॉच लिस्ट बना लीजिए, उनमें ब्रेकआउट्स प्ले कर लीजिए। ओवरऑल अगर आप पूरे यूनिवर्स को प्ले करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा ही दिक्कत में रहेंगे। जहां रिजल्ट अच्छे आए हैं, जहां मार्जिन सुधरी है, ईपीएस सेल सुधरी है, उनकी वॉच लिस्ट बनाइए, उनमें प्ले कीजिए, उनमें आपको अच्छा पैसा बनेगा। तो उसको ट्रेड करने का यही तरीका है। इसलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूं कि आप विलियम ओनील की बुक हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स पढ़िए। वहां पे बहुत डिटेल में उसने एक्सप्लेन किया है कि मिड कैप स्मॉल कैप में क्यों रिजल्ट्स अच्छे आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं डिस्कशन का। अब मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट ने जो कुछ सेक्टर्स मेंशन किए हैं जहां पर अब वो फोकस करके चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव रह सकता है, गिवन द सिनेरियो वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे माहौल में आपको लार्ज कैप्स पर और जो घरेलू फोकस सेक्टर्स हैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उनका कहना है कि वो BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, IT सेक्टर पर ओवरवेट है और उसके साथ साथ हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम सेक्टर ये भी इनकी ओवरवेट की सूची वाली लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन तेल गैस जहां पे नंबर्स अच्छे नहीं आए, सीमेंट जिन्होंने आउट परफॉर्म नहीं किया, नंबर्स खराब रहे, ऑटो, रियल एस्टेट और मेटल, ये कुछ 5 तबके हैं जहां पर वो अंडरवेट हैं। हालांकि सर आप कह रहे थे कि मेटल में पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है, मोतीलाल ओसवाल इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो इस लिस्ट के हिसाब से आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि BFSI, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, IT, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम में पैसा बनेगा? सर मैं इसको इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे नहीं देखूंगा। मैं इंडिविजुअल चार्ट को इंडिविजुअल मेरिट पे ही देखूंगा, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, आप ब्रॉडली चीज देख लेते हो, उसमें इंडेक्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ ठीक है, ये चीज इस तरीका सही है कि आप पहले इंडेक्स को देखो। टेक्निकल में भी आप कभी भी मेरे से स्टॉक पूछते हैं तो मैं पहले इंडेक्स डिस्कस करता हूँ उसका, उसके बाद स्टॉक पे आता हूँ। दैट बीइंग सेड, मैं इंडिविजुअल मेरिट पे देखूंगा। इतना मेरे को रिजल्ट देखना नहीं आता है। मेरे को बस बेसिक विलियम ओनील जितनी चीजें पढ़ाया है उतना ही मैंने पढ़ा है कि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में स्टॉक हो, ईपीएस सेल्स ग्रोथ अच्छी हो तो उस स्टॉक में ब्रेकआउट्स प्ले करना चाहिए। तो मेरे को रिजल्ट इतना ही देखना आता है, मैं इतना ही देखता हूँ। ठीक है, परफेक्ट है। एक इसका एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ कि टेलीकॉम स्पेस जहाँ पर ओवरवेट हैं मोतीलाल ओसवाल, उसका एग्जांपल इस तरह से है कि वोडाफोन आइडिया आप देखिए, जहाँ पर अंशुल सर ज़्यादातर मना ही करते हैं, ये स्टॉक 1% नीचे है, 7 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसी स्पेस में भारतीय एयरटेल ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो आपको ऑल टाइम हाई पे नजर आएगा। और इसी स्पेस की भारतीय ग्रुप की ही एक और टेलीकॉम स्पेस की कंपनी है, वो है भारतीय हेक्साकॉम। ये स्टॉक भी आप देखेंगे तो लगातार नए जो ऑल टाइम हाइज हैं वो टच कर रहा है। तो भारतीय हेक्साकॉम आज भी देखिए 3% ऊपर है, 1916 रुपये 10 पैसे आज भी इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई टच किया है। 3% की मजबूती यहाँ देखने को मिल रही है। सर बहुत ही ज़बरदस्त, इसकी लिस्टिंग भी बहुत अच्छी हुई थी जब ये IPO आया था इसका, और अभी भी आप देखिए लगातार आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो भारतीय हेक्साकॉम सर, अगर किसी को टेलीकॉम एज अ स्पेस में रहना ही है तो ऑल टाइम हाई के आसपास है, क्या फ्रेश खरीदारी करने की राय आप देंगे या जिनके पास है वो मुनाफा वसूली कर लें? नहीं सर, भारतीय एयरटेल में अभी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। भारतीय एयरटेल में पूरा ब्रेकआउट आया था 1740 पे, 2050 तक का टारगेट है। कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट था, 110 दिन के कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट था, 2050 तक का टारगेट है। तो अभी रखना चाहिए। फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो फ्रेश बाइंग 1875 के ऊपर बनेगी, 1820 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, इस बीच पूरा जो हॉट स्टॉक्स का डिस्कशन या फिर जो पूरा जो Q4 का तिमाही नतीजों का डिस्कशन है वो तो यहीं पर पूरा है, और निष्कर्ष इसका यही निकल के सामने आता है कि मिड कैप स्मॉल कैप के कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा आपको कॉशियस रहना चाहिए, और बाजार में वॉलिटिलिटी जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख सकती है। इसलिए आप लार्ज कैप्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और ऐसी कंपनियां जिनके नंबर्स अच्छे आए हैं उनमें आप ब्रेकआउट्स अगर प्ले करते हैं तो शायद आपके लिए ज़्यादा मुनाफे वाला ये सौदा हो सकता है। चलिए इसी के साथ हॉट स्टॉक्स को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।